नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। फिलिस्तीन को देश के तौर पे मान्यता देने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, अमेरिका नया प्रस्ताव लेकर आया है। इस नए प्रस्ताव में इजरायल को परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के साथ बने रहने के लिए कई शर्तें जोड़ी गई हैं। हालांकि ये शर्तें अगर मान लेते हैं फिलिस्तीनी, तो इजरायल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। अरब देशों के साथ ट्रंप की बैठक में पेश किए गए प्रस्ताव में फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने को लेकर भी चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध समाप्त करने को लेकर 21 सूत्री योजना पेश की। हालांकि यह प्रस्ताव इजरायल को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी में बने रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही यह भविष्य में फिलिस्तीनी देश बनने का रास्ता खोलता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को उनके देश के अस्तित्व के लिए खतरा बताया। प्रस्ताव इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की 8 अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक के दौरान पेश किया गया था। फिलिस्तीनियों को गाजा में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला इस मुद्दे पर वाशिंगटन के लिए एक बड़े इस बदलाव का संकेत है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पर अमेरिका के कब्जे करने और लगभग 20 लाख लोगों को पूरी तरीके से स्थायी रूप से दूसरी जगह भेजने की बात कहकर दुनिया को चौंका दिया था। आपको बता दें कि प्रस्ताव में हमास को पूरी तरीके से हथियार डालने के लिए भी कहा गया है। अमेरिका ने गाजा शांति प्रस्ताव के 21 मुख्य बिंदु के जरिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस पर सहमति बनती है तो अमेरिका आगे चलकर इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद स्थापित कराएगा, जो भविष्य में फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दिला सकता है। गाजा अब कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त होगा और अपने पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं बनेगा। गाजा को उसके लोगों के फायदे के लिए फिर से विकसित किया जाएगा। गाजा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और सुरंगों सहित सभी आक्रामक सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा और उसका निर्माण बंद होगा। यदि इजरायल और हमास सहमत होते हैं तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और इजरायली सेना अपने अभियान को रोककर गाजा पट्टी से धीरे धीरे पीछे हट जाएगी। समझौते पर इजरायल के स्वीकार करने के 48 घंटों के भीतर सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस कर दिया जाएगा। बंधकों की वापसी के बाद इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों को, जिनमें आजीवन कारावास पाने वाले कैदी भी शामिल हैं, और युद्ध के बाद गिरफ्तार किए गए 1000 से अधिक गाजावासियों को रिहा करेगा। साथ ही सैकड़ों फिलिस्तीनियों के शव को भी सौंपेगा। बंधकों की वापसी के बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफ कर दिया जाएगा, जो पट्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसे फिलिस्तीनियों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। समझौते के बाद गाजा पट्टी में सहायता जनवरी 2025 के बंधक समझौते के निर्धारित मान को, यानी प्रतिदिन 600 ट्रक पुनर्वास मलबा हटाने के उपकरण से कम दरों पर नहीं पहुंचेगी। सहायता का वितरण संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और अन्य गैर संबद्ध संगठन करेंगे, जिनमें कोई भी पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक अस्थायी सरकार संभालेगी। इस सरकार की देखरेख अरब और यूरोपीय सहयोगियों के परामर्श से अमेरिका द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय निकाय फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधार कार्यक्रम के पूरा होने तक गाजा के पुनर्वास के लिए फंडिंग का ढांचा तैयार करेगा। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजना बनाई जाएगी, जिसमें आधुनिक मध्य पूर्वी शहरों के निर्माण में अनुभवी विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा, ताकि निवेश आकर्षित हो और रोजगार पैदा हो। एक आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले देशों के लिए कम टैरिफ और आसान दरें तय होंगी। क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, ताकि हमास और अन्य गुट अपने दायित्वों का पालन करें। अमेरिका, अरब और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय
बल बनाएगा जिसे सुरक्षा निगरानी के लिए तुरंत गाजा में तैनात किया जाएगा। गाजा पर कब्जा या विलय नहीं करेगा इजरायल और आईडीएफ धीरे धीरे अपने कब्जे वाले क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय फौज को सौंप देगा। यदि हमास प्रस्ताव में देरी करता है या स्वीकार करता है तो इजरायली फौज आईडीएफ धीरे धीरे आतंक मुक्त क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय बल को सौंपना शुरू कर देगा। इजरायल भविष्य में कतर पर हमला न करने पर सहमत हुआ है। आबादी को कट्टरपंथ से मुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित होगी जिसमें इजरायल और गाजा में अंतर धार्मिक संवाद शामिल होगा। जब गाजा का पुनर्विकास होगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधार कार्यक्रम लागू होंगे तो फिलिस्तीनी देश के लिए एक विश्वसनीय मार्ग तैयार होने की परिस्थितियां बन सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा में 21 सूत्रीय युद्ध विराम एजेंडे का उद्देश्य गाजा में चल रहे संघर्ष को समाप्त करना और क्षेत्र के भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक योजना और ढांचा स्थापित करना है। अमेरिका का यह प्रस्ताव गाजा के लिए हमास मुक्त, इजरायल मुक्त, अंतर्राष्ट्रीय समर्थित भविष्य की परिकल्पना करता है। सरल शब्दों में इस एजेंडे के मुख्य मायने एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। यह योजना इजरायल और हमास दोनों के सहमत होते ही युद्ध को तुरंत समाप्त करने और इजरायली फौज द्वारा अपने सैन्य अभियानों को रोकने के लिए अपील करती है। इजरायल द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के 48 घंटे के भीतर सभी इजरायली बंधकों, जिसमें जीवित और मृत सभी शामिल हैं, उनकी वापसी सुनिश्चित करता है। बंधकों की रिहाई के बदले इजरायल द्वारा सैकड़ों फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और अन्य गिरफ्तार गाजा वासियों को रिहा करना होगा। यह योजना गाजा की कट्टरपंथ मुक्त यानी कट्टरपंथियों से मुक्त होगा और आतंक मुक्त होगा, जिस पर जोर दिया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि इस योजना के बाद गाजा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और सभी आक्रामक सैन्य बुनियादी ढांचे का पूरी तरीके से विनाश कर दिया जाएगा। उसमें सुरंग भी शामिल है। गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक अस्थायी सरकार द्वारा संभाला जाएगा, जिसमें अमेरिका द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जिसमें अरब और यूरोपीय सहयोगियों के परामर्श से तय किया जाएगा लोगों का नाम। गाजा का उन लोगों के लाभ के लिए पुनर्विकास किया जाएगा। एक आर्थिक योजना बनाई जाएगी ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और रोजगार पैदा किया जा सके, जिसमें एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना भी शामिल है। आपको बता दें कि सहायता की डिलीवरी संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा की जाएगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता की मात्रा कम से कम हो, यानी कम से कम 600 ट्रक प्रतिदिन। इजरायली सेना आईडीएफ धीरे धीरे गाजा पट्टी से हट जाएगी और गाजा पर कब्जा या विलय नहीं करेगी। सुरक्षा की निगरानी के लिए अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की मदद से एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा और एक सुनिश्चित क्षेत्रीय साझेदार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गारंटी देंगे कि हमास और अन्य गुट अपने दायित्वों का पालन करेंगे। आबादी को कट्टरपंथ से मुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, जिसमें अंतरधार्मिक संवाद भी शामिल होगा। फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए रास्ता खोलना भी प्रस्ताव का अंग है। एजेंडे में यह भी उल्लेख है कि गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधार कार्यक्रम लागू होने के बाद से फिलिस्तीनी देश के लिए एक विश्वसनीय मार्ग और परिस्थितियां तैयार की जा सकती हैं। यह एजेंडा आतंकवाद को समाप्त करने, बंधकों को वापस लाने, गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को स्थापित करने और भविष्य में 2 राष्ट्र समाधान की ओर बढ़ने के लिए एक व्यापक और चरणबद्ध रोड मैप है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल रघुवीर सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। झा साहब, पहला सवाल आप ही से, क्या अमेरिका के इस प्रस्ताव को हमास स्वीकार करेगा या नहीं? इसकी कितने आपका आकलन क्या कहता है? चूंकि हमास का जो चरित्र है उससे पूरी तरीके से बर्बाद करने की यह योजना है। जी देखिए प्रसून जी, जो हमास का जो कंडीशन है अभी
कि किस तरह से सीज फायर यहाँ पे हो, जो अमेरिका प्रयत्न कर रहा है अपने लेवल पे। क्या ये ऑनेस्ट एफर्ट है या नहीं है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ट्रम्प की अभी कुछ प्रायोरिटीज हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत सारे कदम उठाने हैं। तो ये उसका भी भाग है कि वो किसी न किसी तरह से यहाँ पे एक सीज फायर लाना चाहते हैं, लेकिन उस सीज फायर में 3-4 बड़े विचित्र कंडीशंस हैं। देखिए, हमास के पास में हॉस्टेजेस हैं और हमास के पास में गाजा है, तो दो चीजें होनी पड़ेगी। तो जितने जितने कैदी हैं जो जो लिए हैं हमास ने, उनको वापस करना पड़ेगा और उनको गाजा से निकलना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का भाग नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए उनको अपनी हथियारें डालनी पड़ेगी। आज के दिन में भी जब इतने सारे लोग मारे गए हैं, ऐसा मानना है कि लगभग 12 से 13 हजार के आसपास में हमास के लोग अभी भी हैं, जिसमें से के न्यू रिक्रूट्स जो कि पिछले लगभग 8 महीने 10 महीने में धीरे धीरे होते गए हैं, वो वहीं के निवासी हैं, वो गाजा के निवासी हैं, पैलेस्टाइन हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनका क्या होगा? तो अगर सीज फायर हुई तो दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जो हमास ने हथियार डालना है वो किस शर्त पे डालनी है, और दूसरा कि जो हॉस्टेजेस को रिलीज करने हैं वो किस शर्त पे होने हैं। ये दो चीजें हैं, पर इसके अलावे अब डोनाल्ड ट्रम्प और क्या क्या नियम रखेंगे, क्या क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये उनको देखना है। लेकिन ये दो जो हैं बड़े स्टिकी। झा साहब, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका की जो योजना है उसमें गाजा क्षेत्र से इजराइल को भी बाहर करने की बात हो रही है, हमास को भी बाहर करने की बात हो रही है, और जो इस योजना में परोक्ष तौर पे नहीं बताया जा रहा है या अमेरिका सीधे सीधे नहीं बता रहा है, अगर इजराइल भी नहीं रहेगा, हमास भी नहीं रहेगा, तो क्या जो ट्रम्प की पहले की योजना थी कि एक नया दुनिया वाला शहर बसाया जाएगा समंदर के किनारे, असल में वह अमेरिका के अधिकार में होगा? क्या इसी तरह की कोई योजना है? या प्रसून जी, देखिए, एक जो एक फैक्ट जो होता है वर्ल्ड का, कि कहीं भी कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिना पावर के नहीं रह सकता। अब जहां तक गाजा की बात है, गाजा में भी पावर है हमास की, लेकिन अगर मान लीजिए हमास सरेंडर करता तो क्या गाजा पावर के बिना हो जाएगा? नहीं। हम लोग एक फैक्टर को बहुत बुरी तरह से चूक कर रहे हैं, और वो है इस्लामिक जिहाद। आज के दिन में या तो वहां पे हमास आर्म लिए हुए खड़ा है, या इस्लामिक जिहाद वो वहां पे आर्म लिए हुए खड़ा है, और बाकी जो पैलेस्टीनियंस हैं, इसके जो कैडर इतने तरह से भी बुरी तरह से मिक्स हैं कि आप सेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि पैलेस्टीनियन में आखिर सिविलियन इनोसेंट पैलेस्टीनियन कौन है, कौन हमास का एक कार्यकर्ता है, या उसका इन्फॉर्मर है, या उसका सिंपैथाइजर है, या उसका सपोर्टर है, आप नहीं जानते हैं। तो इसीलिए जो इतने सारे जो लोग मरे हैं, बॉम्बिंग जो हुई है उन एरिया पे जहां पे के ये कंफर्म था इसराइल का कि ये हमास का एरिया है, लेकिन उन्होंने ढाल वहां पे खड़ा कर रखे हैं, चाहे वो औरतें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सिविलियन हो। तो इसके सारे इस मुद्दों के आवाज में यही चल लगता है कि ये एक मुश्किल काम होगा। बिना पावर के गाजा नहीं रहेगा। या तो आपको गाजा को पूरा खाली करवा के फिर वहां का उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाइए और फिर वहां पे लोगों को लाइए, जो ट्रम्प का इनिशियल प्लान था, या फिर दूसरा ये है कि अब जितने अरब देश हैं वो अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो वहां पे हैबिटेशन जो है वो बनाएंगे, लेकिन ऐसे जगह पे बनाएंगे जहां तक कि टनल ना हो, जहां हमास ना हो। अब ये कितना हद तक ये सफल होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, तो आने वाली जो जिंदगियां जो बर्बाद हो रही हैं वहां पे जो मारे जा रहे हैं, ये मारकाट वहां पे खत्म हो। लेकिन सबसे लास्ट जो बात मैं बता रहा हूं आपको कि क्या ये दुश्मनी जो है इस्लाम का जीव से, क्या ये खत्म हो जाएगा? ना जी ना, ये खत्म नहीं होगा। ये कुरान में निहित है कि ये जो रिवर टू सी कहते हैं, वो ये पूरा का पूरा जमीन जो है ये इस्लाम का है। झा साहब, इस 21 सूत्री कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसको जो बात आप कह रहे हैं वही अमेरिका भी समझता, वही इजराइल भी समझता, वही दुनिया के बाकी देश भी समझते हैं, खासकर यूरोप भी,
इसीलिए कहा गया है 21 सूत्री प्लान में कि आबादी को कट्टरपंथ से मुक्त कराने के लिए री एजुकेट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसी तरह का कैंप बनेगा जैसे चाइना अपने यहाँ बनाया हुआ है। क्या चाइना की पॉलिसी को कॉपी किया जाएगा? क्या उसके लिए फिलिस्तीनी तैयार हैं? जी, क्या आज के दिन में दुनिया इस कगार पे है कि वो चाइनीज मॉडल ऑफ इस्लाम जो है उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कोई भी देश जो है वो चाइनीज मॉडल ऑफ इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने 2-3 मूलभूत उन्होंने परिवर्तन किए हैं। चाइना ने एक तो कुरान की पढ़ाई जो है वो 16 साल से कम के बच्चों को नहीं दी जाती। दूसरी, अरेबिक कुरान जो है, जो ओरिजिनल कुरान है, वो चाइना में नहीं चलता है। चाइना में कुरान को फिर से लिखी गई है और वो मैंड्रिन में वहां पे पढ़ाई जाती है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ये जो रेडिकल्स जो पैदा हो रहे हैं, जो कुरान में लिखा हुआ है उनको कि आप कोई भी जो नॉन बिलीवर है उनको आप अपने यहाँ पे पनाह नहीं देंगे, उनको मॉस्क में आने नहीं देंगे, उनको जहां भी वो आपको मिले आने वाले दिनों में उनको खत्म कर देंगे आप। ये सब क्या जाएगी? मुझे लगता है कि जब शासन बदलेगा बीएन झा साहब तो सब कुछ जाएगा। जैसे चीन में गया ऐसे ही फिलिस्तीन में जाएगा। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, जहाँ बारूद के ढेर पे आप बैठे हैं वहाँ भाषा या धर्म नहीं काम आता है, पेट और अपनी जान बचाने की कोशिश काम आती है। हमारे साथ कर्नल रघुवीर सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अमेरिका ने बड़ी कोशिश के साथ एक नया प्रस्ताव लाया है। उस प्रस्ताव में 21 पॉइंट्स हैं जिसको हमने बता दिया है, कुछ पॉइंट्स नहीं बताए गए हैं, जिसमें गाजा पट्टी पे एक नया वैश्विक शहर बसाने की बात हो रही है। हालांकि परोक्ष रूप से इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि जो लोग चले जाएंगे उनको वापस आने की सुविधा रहेगी, जो लोग जाना चाहते हैं उनको रोका नहीं जाएगा, उनको अलग तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब रघुवीर सिंह जी क्या है कि क्या इजराइल के ही एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है और शांति स्थापित करने के लिए दुनिया भर की फौजों को ला के गाजा में स्थापित किया जाएगा? रघुवीर सिंह जी, देखिए, ये यूएसए की गोल गोल घुमाने की नीति है। जी जी, एक टैक्टिकल नीति होती है कि यदि एक आपकी प्लान पास नहीं होती है, वो सक्सेस नहीं होती है, तो अब दूसरी प्लान ए सक्सेस नहीं तो बी इम्प्लीमेंट होती है। बी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो सी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ ग्राउंड सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। 2 साल से लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ वो बमों के प्रेशर में है, दूसरी तरफ हमास उनको हैमरिंग कर रहा है। लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है अदर देन सफरिंग। पीपल आर सफरिंग लाइक हेल। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो जाएं तो जाएं कहाँ? पड़ोसी देश उनको कोई लेने वाला नहीं है, और उधर से ट्रंप की अपनी आकांक्षाएं हैं या अपनी जो उसकी नीति है या वहाँ की जो लॉबी है यूएस के अंदर, वो उसका प्रेशर है या नेतन्याहू का प्रेशर है। वो अपने अनेक अलग टाइप के सर्कमस्टेंसेस में घिरा हुआ इंसान है। उसने प्रेसिडेंट बनने से पहले डिक्लेयर किया था मैं इसको इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट करवा दूंगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन क्या है? वहां पे मिलिटेंटों ने वहां टनल बना रखी हैं, उनने डिफेंसेस बना रखी हैं, और वो बिल्डिंग को भी अपनी टैक्टिकल यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आर्मी के लिए वहाँ एंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वरना एक छोटा पीस ऑफ लैंड है, सारा संसार सोचता है एक छोटे पीस के लिए आर्मी को इतना संघर्ष 2 साल से ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता कि वहाँ हर एक बिल्डिंग बंकर है आपका, उस पर किसी का इफेक्ट नहीं है। जो अभी इजराइल ने कार्रवाई शुरू किया है, ये असली कार्रवाई है जिसमें बड़ी बिल्डिंगों को ध्वंस किया जा रहा है, बाकी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटली उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रघुवीर सिंह जी, 20 लाख आबादी को पूरी तरीके से विस्थापित करना क्या इजराइल के लिए संभव है? किसी भी देश के लिए इतनी बड़ी आबादी का कोई संभव नहीं है, लेकिन वहाँ आबादी नहीं है, वो तो बर्बाद हैं लोग। उनको बाकी पड़ोसी मुल्क उनके लिए कोई ओपनिंग कर नहीं रहा है, वरना ऐसी सिचुएशन में कौन रहना चाहेगा? वो कोई देशभक्त नहीं है। ये तो देशभक्ति का नारा, ये पॉलिटिकल नारा या सोशल नारा या लोगों का
ऐसे ही बाउंडर बना के ये बनाया जा रहा है। वो लोग कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, रोटी मिल रही, क्या उनके हालात हैं। लेकिन वो तो दोनों तरफ से, एक तरफ इजराइल मार रहा है, एक तरफ हमास मार रहा है, जाए कहाँ, क्या करें। कोई उनको लेने वाला नहीं है, कोई भी नेबरिंग कंट्री उनको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ऐसे में उधर से जब तक ये हमास का वहां खत्म नहीं होगा, जैसे तैसे इस समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं है। ठीक, उनको डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। कर्नल रघुवीर सिंह जी बड़ी अहम बात कर रहे हैं वीएन झा जी। वो कह रहे हैं कि हमास को जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसकी भावना को, उसकी विचारधारा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप उससे बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस्लाम में ही इनहेरेंट है आतंकवाद की जड़ें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका के ये प्रस्ताव जो कहा जा रहा है कि री एजुकेट करेंगे, यही एकमात्र चारा है या और भी कोई आपको चारा दिखता है वीएन झा साहब? कृष्ण जी, ये अंग्रेजी जो भाषा है बहुत अच्छी भाषा है। इसमें आप किसी भी तरह की जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं जिसका कोई मतलब ना हो। उसमें माइनस और प्लस दोनों मिला लीजिए तो आपको जीरो मिल जाएगा। और यही चीज हो रहा है बार बार। लोग क्या कह रहे हैं इसराइल के बारे में या गाजा के बारे में या वहां का समाधान के बारे में, ये किसी ने इसकी प्रैक्टिकलिटी देखी नहीं है। देखिए, इसकी जो ट्रबल्ड हिस्ट्री है इसराइल और अरब वॉर की, 1947 से लीजिए, 1947, 48, 49, 56, 67, 73, 82, 06, 18 और 23 को तो आपने लिया ही हुआ है। कितने सारे वॉर्स हुए हैं। और जड़ क्या है? जड़ ये है कि अरब जो है इसराइल का अस्तित्व वहां पे नहीं देखना चाहते हैं। ये जड़ में ये है। अब इसके चलते कितनी टेरर एक्टिविटीज हुई है, कितनी जो ये रिलीजियस या इररिलीजियस कह लीजिए आप, वो एक्टिविटी हुई है। आज के दिन में गाजा में मैं इसको दोहराता हूं कि वहां पे हमास कौन है, वहां पे इस्लामिक जिहाद कौन है और वहां पे पैलेस्टीनियन कौन है। क्या आप इसमें कोई डिस्टिंक्शन कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल आया हुआ है, हु आर द इनोसेंट पैलेस्टीनियंस इन गाजा, और उसमें ये लिखा हुआ है कि 9 साल से बच्चे को और 70 साल से ज्यादा के बूढ़े को छोड़ के वहां पे और कोई इनोसेंट नहीं है। या तो वो पैलेस्टीन या तो वो हमास के सपोर्टर हैं या उसके सिंपथाइजर हैं या उसके कैडर हैं, चाहे वो हमास हो चाहे इस्लामिक जिहाद हो। यही चीज वास्तविकता है वहां पे। आप हमास को खत्म नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं और इन लोगों के लिए पूरे विश्व में सिंपैथी है। आज भी ब्रिटेन में लेबर कैंप में जो एक काउंसिल चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसी में आज मैं सुन रहा था उसकी बातों को कि वो गाजा के लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह से, गाजा के किस लोग को हेल्प करना चाहते हैं? अनरॉ ने आज तक क्या किया हुआ है? अनरॉ ने जितने रिलीफ मटेरियल बांटे हैं गाजा में, अगर वो सब एक्चुअली दिया जाता था जा रहा होता तो आज के दिन में गाजा में कोई गरीब रहता ही नहीं, कोई वहां पे बिना काम के कोई लोग नहीं रहता। लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। तो आप यूएन को ले लीजिए, आप यूएनएचआरसी को ले लीजिए या आप अनरॉ को ले लीजिए, ये सब तो उसी में लगे हुए हैं। झा साहब, आपकी बात से तो एक बात लग रहा है केवल गाजा के लोगों को ही या फिलिस्तीनियों को ही री एजुकेशन की जरूरत नहीं है, पूरे इस खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज के लोगों को, इस्लामिक विश्व को है, पूरे इस्लामिक विश्व को। एक मैंने भी आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि फिलिस्तीनियों के गुनाहगार असल में इस्लामिक वर्ल्ड हैं और दुनिया भर के वो तमाम नेता जो तथाकथित तौर पे इनके आतंकवाद को, इनकी कट्टरपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, असल में ये विचारधारा को नहीं सपोर्ट करते, इनके नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंतिम में इस विचारधारा का अंतिम परिणाम होता है। रघुवीर सिंह जी, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस कट्टरपंथ को करने के लिए री एजुकेशन जरूरी है या इस्लामिक मुल्क खुद आत्ममंथन करने के लिए अब तैयार हैं? रघुवीर सिंह जी, ये तैयार कोई नहीं है वहां पे। और ये जब तक जहां भी कट्टरपंथी होती है, चाहे परिवार में कट्टरपंथी है या देश में है, जहां भी है, ये जो इनके सिद्धांत हैं कि वो इजराइल को वहां रहने नहीं देंगे
और जो उनकी विचारधारा है, ये विचारधारा ही गंदी है, भाईचारे की विचारधारा नहीं है। दुश्मनी में कब तक ये रह पाएंगे, कब तक दो नेशन या दो पड़ोसी कब तक रह पाएंगे वो? ऐसे में प्रैक्टिकल हालात ये हैं, इजराइल ने भी सरवाइव करना है तो पैलेस्टीन्स का उन्होंने कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। यदि सरवाइव करना है, ये इजराइल के लिए सर्वाइवल है। और हमास बोल लो या जो भी बोल लो, उनको गाजा पट्टी से जब तक वहां से उनको थ्रेट रिमूव नहीं होगी, उनका वो फ्रंट सेफ नहीं होगा, उनके इजराइल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। और अभी 2 साल से ज्यादा लड़ाई हो गई है मेरी समझ में, या कोई भी जो भी टैक्टिकल थिंकिंग का बंदा होगा उसको टैक्टिकली वहां से हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप चारों फ्रंट से नहीं लड़ सकते हैं, आपको एक फ्रंट सेफ करना ही पड़ेगा। चलिए झा साहब, आखिरी निष्कर्ष, अमेरिका के प्रस्ताव केवल लोगों के दिमाग को उलझाने के लिए या वास्तव में कोई सलूशन मिल सकता है इस प्रस्ताव से? जी देखिए, हिपोक्रेसी जो है शब्दों में वो बिल्कुल जाहिर है। एक और चीज याद रखें प्रसन्न जी, गाजा में 2.1 मिलियन लोगों का रहना वायबल नहीं है। गाजा पट्टी जो है वहां पे इतनी न तो वहां पे एग्रीकल्चर होगा, न वहां पे इंडस्ट्री आएगी, न वहां पे टूरिज्म होगा इन द प्रेजेंट फॉर्म। हाँ, अगर ट्रंप उसको रिवेरा बनाते हैं तो हो सकता है आने वाले दशकों में या आने वाले सेंचुरी में ऐसा हो। अभी फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। तो गाजा जो है प्रैक्टिकली ये नॉन इनहैबिटेबल है, ये सस्टेनेबल नहीं है रहने के लोगों के। तो यहाँ पे जब तक ये लोग रहेंगे तब तक वहां पे वो मार काट वहां होता ही रहेगा, क्योंकि वो इसराइल को जीने नहीं देंगे, इजराइल को जीने नहीं देंगे और अपने आप को मरने भी नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा संकट है गाजा पट्टी का। फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ, आगे कुआं है पीछे काई। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए फिर न्यूज के साथ।